आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगी। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी चैन से नहीं रहती। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि शहर से अपने दादा की जमीन देखने गांव आया था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। रवि हंस पड़ा, भूत भूत कुछ नहीं होते। उस रात जिज्ञासा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। आधी रात को वो टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई हो। टूटी खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। चियाइक चियाइक। रवि अंदर गया। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। ये क्या? उसने बुदबुदाया। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरा आधा खुला था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। कोई है? रवि ने आवाज दी। अचानक पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान पर महसूस हुई। तू आ ही गया। रवि घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी सामने दीवार पर एक परछाई उभरी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो परछाई रवि की नहीं थी। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी और फिर अचानक दीवार से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वो एक औरत थी। आंखें पूरी काली, चेहरा सड़ा हुआ और होठों पर डरावनी मुस्कान। मुझे साथी चाहिए। रवि भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में बस उसकी चीख गूंजी, बचाओ। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि की टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। तब से हर रात हवेली के अंदर एक और आवाज गूंजती है, थक थक थक। और कभी कभी कोई फुसफुसाता है, तू भी आजा। यह सुनकर रोहन और प्रिया के होश उड़ गए। घर लौटने पर हर आवाज और परछाई उन्हें अब एक नया भयावह अर्थ देने लगी। रात में प्रिया को अचानक बच्चों के पुराने कमरे से रोने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात प्रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि एक छोटी लड़की की धुंधली आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर असहनीय दर्द की अभिव्यक्ति थी। प्रिया जोर से चीखी और रोहन हड़बड़ाकर उठ गया, पर तब तक वह आकृति लुप्त हो चुकी थी। अगले कुछ दिन उनके लिए किसी जीवित दुष्स्वप्न से कम नहीं थे। घर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें हर पल घुटन महसूस होती। वस्तुएं अब केवल हिलती डुलती नहीं थीं, बल्कि उन्हें क्रोधपूर्वक फेंका जाने लगा था। उनका सामान जानबूझकर तोड़ा जाने लगा। एक रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तो महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके कंबल खींच रही है और उनके पैरों को छूने की कोशिश कर रही है। रोहन ने एक पुजारी को बुलाने का निश्चय किया, परंतु कोई भी गांव का पुजारी उस घर में आने को तैयार नहीं था, ये कहकर कि ये बहुत शक्तिशाली और पुरानी आत्माओं का मामला है। एक रात जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उन्हें लगा जैसे घर की सभी आत्माएं एक साथ उन पर हमला कर रही थी। घर की हर चीज बेतहाशा हिल रही थी और हवा में चीखने चिल्लाने की असहनीय आवाजें गूंज रही थीं। प्रिया को महसूस हुआ
कि कोई उसे जोर से खींच रहा है। उसके शरीर में भयानक दर्द उठ रहा था। रोहन ने देखा कि प्रिया का शरीर हवा में उठकर जमीन पर गिर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बेरहमी से उछाल रही हो। वह चिल्लाई, रोहन, मुझे बचाओ। रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और प्रिया को अपनी बाहों में भरकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, जो अचानक बंद हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर खोला, मानो किसी अदृश्य बाधा को पार कर रहे हो। वे अपनी जान बचाकर उस घर से भागे, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी सामान की परवाह किए। गांव वालों ने उन्हें बदहवास हालत में देखा और अपने यहां शरण दी। अगली सुबह होते ही उन्होंने वह गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस घर या उस गांव की तरफ नहीं लौटे। वह घर आज भी गांव के बाहरी किनारे पर एक भयावह चुप्पी में डूबा खड़ा है। उसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह रात में चमकती है। गांव के लोग आज भी उस घर से दूर रहते हैं और किसी को भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं होती। जहां कभी रोहन और प्रिया ने